मैं कृष्णशंकर त्रिपाठी एग्री बॉय इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर कॉटन मींस कपास से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम सबसे पहले यहां पर आउटलाइन के थ्रू यह देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो कॉटन से रिलेटेड है, और उसके बाद एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करेंगे। फिर स्पीसीज ऑफ कॉटन की बात करेंगे, जो 4 स्पीसीज है उसकी बात करेंगे। फिर अपन कंपैरेटिव स्टडी किसकी करेंगे, देसी और अमेरिकन कॉटन की। उसके बाद सीड रेट और सोइंग टाइम देखेंगे। स्पेसिंग ऑफ प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है देखेंगे। उसके बाद क्लाइमेट एंड सॉइल देखेंगे, कौन कौन सी क्या सॉइल चाहिए, कौन सा क्लाइमेट रहता है। उसके बाद मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट देखेंगे कि क्या उसकी मार्फोलॉजी होती है। फिर बीटी कॉटन क्या होता है, क्वालिटी पैरामीटर क्या क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, वीड्स कौन कौन से होते हैं, इंसेक्ट और डिजीज कौन कौन सी लगती है। और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे कि जो टॉपिक यहाँ पे कवर नहीं हो पाया उसको अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट में कवर कर लेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो बोटेनिकल नेम, तो गोसिपियम स्पीसीज। स्पीसीज यहाँ पे लगा है, मतलब इसका एक कोई प्रॉपर इसकी स्पीसीज नहीं है, इसकी 3-4 स्पीसीज है। तो यहाँ पे अगर आपसे कभी पेपर में पूछा जाता है कि बोटेनिकल नेम क्या है, तो आप गोसिपियम हिरसुटम बोलेंगे, क्योंकि इसका एरिया सबसे ज्यादा कल्टिवेटेड है। फैमिली की बात करें तो मालवेसी है, और ओरिजिन प्लेस देखें तो मैक्सिको है। ये न्यू वर्ल्ड कॉटन, ये अमेरिकन कॉटन का है, जो कि आपको इसका एरिया कल्टिवेटेड है इसलिए आप इसको बताएंगे। अगर कभी आपसे इंडिया ये एशियाटिक देता है, वहां पे मतलब आपको ओल्ड वर्ल्ड कॉटन या एशियाटिक कॉटन की बात हो रही है, उसको हम आगे आगे बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कॉटन इज आल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड इन अमेरिका, सफेद सोना अमेरिका में कहा जाता है, और किंग ऑफ फाइबर होता है। उसके बाद ये कपड़ा उद्योग का बैकबोन माना जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये बैकबोन है। उसके बाद बात करते हैं ऑयल कंटेंट कितना होता है, तो 14.5 से 25.6% तक कॉटन सीड में ऑयल परसेंटेज होता है। 40 से 50% तक पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का जो फाइबर चाहिए वह कॉटन से प्राप्त होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट की, कौन सी टेक्नोलॉजी कब हुई और कौन सा प्रोजेक्ट इस पे चलाया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ये नागपुर में 1976 में इसको स्टेब्लिश किया गया। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, ये मुंबई में है। और इंडियन सोसाइटी फॉर कॉटन इम्प्रूवमेंट, ये मुंबई में है। और ऑल इंडिया कॉटन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कब चलाया गया था, 1967 में। उसके बाद तो अपन देखें तो एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो 2016-17 में बीटी कॉटन का जो एरिया था वो 85.2 लाख हेक्टेयर था। ये बीटी कॉटन क्या होती है इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिर अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया कि कौन सा कंट्री सबसे ऊपर टॉप पर आता है कल्टीवेशन में। तो इंडिया टॉप पर है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद चाइना है। फिर उसके बाद बात करते हैं इंडिया में कौन कौन से स्टेट प्रोडक्शन में और कौन कौन से एरिया में टॉप पर आते हैं। तो महाराष्ट्र जो है वो एरिया वाइज सबसे टॉप पर आता है, और जो गुजरात है वह प्रोडक्शन वाइज टॉप पर आता है। तो महाराष्ट्र का अगर एरिया देखें तो 4.21 मिलियन हेक्टेयर इसमें कॉटन का एरिया है, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है पूरे कल्टीवेशन में वह 33.85 है। उसके बाद अगर गुजरात का देखें प्रोडक्शन में तो 12.63 मिलियन बेल्स है। ये बेल्स क्या होती है इसका हम डिस्कशन आगे करेंगे, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है वह 36.22% है। उसके बाद अपन कॉटन प्रोडक्शन डाटा 2017-18 का देखते हैं। तो एरिया अगर भारत में देखें टोटल कल्टीवेटेड तो वह है 12.43 मिलियन हेक्टेयर, और प्रोडक्शन है 34.89 मिलियन बेल्स, और प्रोडक्टिविटी है 477 बेल पर हेक्टेयर। और इरिगेटेड एरिया की बात करें तो 33.75% है। और इंडिया ने एक्सपोर्ट कितना किया 2017-18 में, तो 6.75 मिलियन बेल्स को इसने एक्सपोर्ट किया। और किस कंट्री को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया वह है बांग्लादेश को। और अगर प्रोडक्शन में बात करें कौन सा कंट्री सबसे टॉप पर रहता है तो वह है इंडिया, फिर उसके बाद यूएसए, फिर उसके बाद चाइना, और उसके बाद ब्राजील। उसके बाद अपन बात करते हैं स्पीसीज ऑफ कॉटन की। तो यहाँ पे हम देखें कौन कौन सी स्पीसीज कल्टीवेट की जाती है। तो ओनली 4 कॉटन स्पीसीज आर कल्टीवेटेड। जो 20 स्पीसीज होती है उसमें से 4 कॉटन की स्पीसीज कल्टीवेट की जाती है। उनमें से कौन कौन सी है, तो सबसे पहले गोसिपियम अर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेसियम, ये जो 2
स्पीसीज है ये इंडियन है, इसको ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, इसको देसी कॉटन, इसको एशियाटिक कॉटन के नाम से जाना जाता है। और जो गोसिपियम हिर्सुटम है और गोसिपियम बार्बाडेंस, इसे अमेरिकन कॉटन, न्यू वर्ल्ड कॉटन, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो गोसिपियम हिर्सुटम है इसको अमेरिकन कॉटन, न्यू वर्ल्ड कॉटन और अपलैंड कॉटन कहा जाता है। और ये जो गोसिपियम बार्बाडेंस है इसे इजिप्शियन कॉटन, सी आइसलैंड कॉटन, पेरुवियन कॉटन और क्वालिटी कॉटन कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड कॉटन में आपका बार्बाडेंस भी आ जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी प्लांट हाइट क्या होती है। ये जो चारों स्पीसीज है इसकी प्लांट हाइट इसमें सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो गोसिपियम अर्बोरियम की सबसे ज्यादा होती है, 1.5 से 2.0 मीटर तक होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं फाइबर लेंथ की कि किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो गोसिपियम बार्बाडेंस की होती है, 3.6 से 5.0 सेंटीमीटर तक इसकी फाइबर लेंथ होती है। और अगर बात करते हैं कल्टीवेशन एरिया की तो किसका सबसे ज्यादा है, तो गोसिपियम हिर्सुटम का 36%। इसीलिए हम जब भी कोई डाटा या बोटेनिकल नेम जैसे कौन सी फैमिली है तो ये सब हम हिर्सुटम का बताते हैं। यहाँ पे हम अर्बोरियम या हर्बेसियम का नहीं बताते क्योंकि इसका एरिया देखें तो 36% तक ये कल्टीवेट की जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्रोमोजोम नंबर की, तो जो इंडियन कॉटन है उसमें 26 है 2n बराबर, और जो अमेरिकन कॉटन है उसमें 2n बराबर 52 है जिसे टेट्राप्लॉइड कहेंगे, और 2n बराबर 26 है इसे डिप्लॉइड कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर ऑल 4 स्पीसीज आर कल्टीवेटेड। मतलब भारत एक ऐसा देश है जिसमें सारी स्पीसीज कॉटन की कल्टीवेट की जाती हैं, मतलब चारों स्पीसीज जो स्पेशल हैं। और उसके बाद जो अदर कंट्री हैं वहां ऐसी कोई स्पीसीज को कल्टीवेट नहीं किया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कंपैरेटिव स्टडी करते हैं देसी और अमेरिकन कॉटन की। तो इसमें देखते हैं तो फाइबर कलर देखें अगर इंडियन कॉटन का तो डल और लाइट ब्राउन कलर का होता है और अमेरिकन में व्हाइट क्रीमी होता है। और जिनिंग परसेंटेज देखें तो 36 से 42 होता है और अमेरिकन में देखें तो 28 से 32 होता है। ऑयल कंटेंट की बात करें तो 26% और अमेरिकन कॉटन में 18%। ये जिनिंग परसेंटेज क्या होता है इसको हम आगे बताएंगे। ये क्या होता है, वो जो सीड के ऊपर जो लिंट होता है, फाइबर होता है, उसे हटाने में जितना एक सीड से कितने परसेंट प्राप्त हुआ वो यहाँ पे जिनिंग परसेंटेज है। उसके बाद अपन बात करते हैं सीड रेट की बात करते हैं। सीड रेट और सोइंग टाइम में देखें तो गोसिपियम हिर्सुटम में 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर आपको बीज लगेगा, और गोसिपियम अर्बोरियम और हर्बेसियम में 8 से 12 केजी पर हेक्टेयर सीड लगेगा। हाइब्रिड में बात करें तो 2 से 4 केजी, और बीटी कॉटन की बात करें तो 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर सीड लगेगा। फिर सोइंग टाइम की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मई है, और सेंट्रल इंडिया में बात करें तो लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है। और वहीं तमिलनाडु साउथ में बात करें तो सितंबर और अक्टूबर है। फिर उसकी डेप्थ क्या होती है बुआई की, तो 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। और सीड कितने दिन में जर्मिनेट हो जाता है, वह 4 से 7 दिन में जर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्पेसिंग एंड प्लांट पॉपुलेशन की। अगर बात करें स्पेसिंग की तो गोसिपियम हिर्सुटम के लिए 60 बाई 30 सेंटीमीटर रो टू रो प्लांट डिस्टेंस है, और उसमें प्लांट पॉपुलेशन कितनी रहेगी, तो वह 55,600 प्लांट पर हेक्टेयर रहेगी। और अगर वहीं देसी और हाइब्रिड की बात करें तो देसी के लिए 60 बाई 15 सेंटीमीटर और हाइब्रिड के लिए 90 बाई 45 सेंटीमीटर उपयुक्त रहेगी। अगर आपसे एवरेज में बात करें प्लांट पॉपुलेशन की तो 50,000 से 80,000 तक आपको प्लांट पॉपुलेशन एवरेज में लगाना है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल की। तो फॉर जर्मिनेशन के लिए रहता है 18 डिग्री सेल्सियस और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 21 डिग्री सेल्सियस। रेंज में बात करें तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, और वहीं बॉल डेवलपमेंट के लिए, स्क्वायर डेवलपमेंट के लिए 27 से 32 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है। और ऑप्टिमम पीएच की बात करें तो 5.5 से 8 तक माना जाता है। उसके बाद सॉइल कौन सी सबसे अच्छी होती है, तो ब्लैक सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है कॉटन के लिए। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, तो 70% होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कॉटन एक कैसा प्लांट है, तो सेमी जीरोफाइट प्लांट है। मींस इसको थोड़ा पानी कम मिलेगा फिर भी ये ग्रो कर जाएगा। अगर जीरोफाइट होता मतलब ड्राई लैंड, बट यहाँ पे सेमी जीरोफाइट की बात हो रही, मतलब थोड़ा पानी कम मिलेगा फिर भी ये ग्रो कर जाएगा। वार्म सीजन का है, वुडी श्रब है और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, इसकी ग्रोथ होती रहती है। और फिर अगर अपन बात करें तो कॉटन एक एनुअल कल्टिवेटेड प्लांट है। उसके बाद अपन बात करते हैं वेराइटीज की। वैरायटी में देखें तो यहाँ पे सबको आपको अलग अलग डिवाइड की गई है वैरायटी को। इनको आपको एक एक वैरायटी को याद करना है। यहाँ पे मैंने टोटल इंपोर्टेंट वैरायटी को यहाँ पे इंक्लूड किया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं गोसिपियम अर्बोरियम की, उसमें लोहित और विरनार आती है। और अगर हर्बेसियम में बात करें तो दिग्विजय और संजय आती है। वहीं हिर्सुटम में बात करें तो गंगानगर अगेती, बीकानेरी नरमा,
महालक्ष्मी, MCU 5, MCU 6, MCU 7, MCU 9, MCU 10। उसके बाद गोसियम बार्बाडेंस में देखें तो सुविन जो कि एक नॉन हाइब्रिड वेराइटी है और एक सुजाता है। फिर अगर बात करें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की तो कौन कौन सी वेराइटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो H4, H777 और F414। उसके बाद अपन बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कितना परसेंट एरिया कौन सा कॉटन कवर करता है, तो लगभग 90% एरिया हिरसुटम की हाइब्रिड वेराइटी अपना कॉटन में कवर करती है। देन वी विल डिस्कस अबाउट स्पेसिफिक फीचर इन वेराइटी। उसमें से H4 जो होती है वो G67 और अमेरिकन नेक्टोरलेस जो वेराइटी है इन दोनों के क्रॉस से बनी हुई है। यह इंट्रा स्पेसिफिक वेराइटी है, दैट मीन्स इसकी जो स्पीसीज है वह एक है, इसमें दो स्पीसीज नहीं है। इसमें जैसे हिरसुटम अगर है तो हिरसुटम की दो वेराइटियों को क्रॉस करके यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद देखिए अपन ये फर्स्ट कमर्शियली हाइब्रिड वेराइटी मानी जाती है, इसलिए H4 सबसे ज्यादा इंपोर्टेड वेराइटी है। इसको डेवलप किसने किया था? डॉक्टर सीटी पटेल ने गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सूरत में 1970 में इसको डेवलप किया था। उसके बाद बात करें वरलक्ष्मी, ये फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बिटवीन गोसिपियम हिरसुटम एंड गोसिपियम बार्बाडेंस। मतलब यहाँ पे देखिए गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बार्बाडेंस यहाँ पे स्पीसीज चेंज हो गई, तब यहाँ पे हम इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे। अगर यहाँ पे आपका स्पीसीज चेंज नहीं होती है तो फिर यहाँ पे आपको इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे, पर अगर स्पीसीज चेंज हो जाती है तो इंटर स्पेसिफिक। इसलिए यहाँ पे गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बार्बाडेंस के बीच में क्रॉस कराया गया। फिर वहां से वरलक्ष्मी जो फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक वेराइटी थी इसको डेवलप किया गया, ये कर्नाटक में डेवलप किया गया। उसके बाद बात करें तो सुविता और सूर्या ये इंट्रा स्पेसिफिक वेराइटी है, दीज आर इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ हिरसुटम की है। ये अभी हमने यहाँ बात की थी यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक, पर यहाँ पे ये देखेंगे आपकी इंट्रा स्पेसिफिक है। उसके बाद अपन बात करते हैं MCU 5 की, जो कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वेराइटी, मतलब इसका जो फाइबर होता है वह ज्यादा लंबा होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉटन की, तो यहाँ पे देखते हैं कि द अपीयरेंस ऑफ फ्लावर बड इज कॉटन इज आल्सो नोन एज स्क्वायर। ये जो आपको ये पूरा ये गोल साइज में ये फ्लावर जैसे दिख रहा है यही आपका स्क्वायर, यही आपका बाल कहलाता है, यही आपका कैप्सूल कहलाता है। फिर बात करते हैं सीड प्लस लिंट बराबर सीड कॉटन, दैट मीन्स ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है इसके अंदर एक सीड है वह, और ये जो फाइबर है इसको लिंट बोलते हैं। ये दोनों को मिला के ये देखिए सीड इसके अंदर और जो ये लिंट है वो इसके बाहर, इन दोनों को मिला के अपन सीड कॉटन बोलेंगे। बट जब अपन इस लिंट को रिमूव कर लेंगे, फाइबर को रिमूव कर लेंगे, देन अपन ये देखिए सीड आफ्टर रिमूविंग लिंट आप इसको कॉटन सीड बोलेंगे। इसलिए आपको इसको अच्छे से बारीकी से ध्यान रखना है, ये बहुत लोगों को डाउट हो जाता है कि सीड कॉटन और कॉटन सीड क्या होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फ्रूटिंग ब्रांच डेवलप इन 5th to 7th नोड। जो फर्स्ट जो फ्रूटिंग ब्रांच होती है वह जमीन से सॉइल से वह 5th से 7th नोड से डेवलप होती है। उसके बाद बात करें तो कपास में कॉटन में दो ब्रांचेज होती है, एक वेजिटेटिव ब्रांच होती है, एक रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव में क्या होता है केवल ग्रोथ होती है, उसमें आपका स्क्वायर नहीं लगता है, और जो आपकी रिप्रोडक्टिव ब्रांच होती है उसमें आपका स्क्वायर बॉल लगता है। तो वेजिटेटिव आप ब्रांच को मोनोपोडियल और रिप्रोडक्टिव ब्रांच को आप सिम्पोडियल के नाम से जानेंगे। जो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए वेजिटेटिव ब्रांच ये सीधा बिल्कुल बढ़ते जा रही है चारों तरफ, पर ये जो आपका रिप्रोडक्टिव ब्रांच है ये आपका यहाँ पे ये देखिए ये स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर लगा है, ये सारे स्क्वायर हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो वेजिटेटिव ब्रांच है ये केवल मेन स्टेम से निकलती है, पर जो रिप्रोडक्टिव ब्रांच है ये मेन स्टेम से भी निकलती है और वेजिटेटिव ब्रांच से भी निकलती है। देन अपन बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो द इफेक्टिव फ्लावरिंग पीरियड कितनी होती है? 45 से 19 डेज की होती है। कॉटन एक हैंड पिक्ड क्रॉप है जिसमें 3 से 5 पिकिंग की जाती है, मतलब उसकी फ्लावर को निकाला जाता है 3 से 5 बार। उसके बाद अपन बात करते हैं कॉटन एक ऑफन क्रॉस पॉलिनेटर है जिसमें 15 से 20% तक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बाकी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। उसके बाद बात करें डीप रूटेड टैप रूटेड जिसमें 1.8 मीटर या उससे ज्यादा तरीके के टैप रूट सिस्टम इसका आगे बढ़ता जाता है। उसके बाद बात करें द टोटल रूट लेंथ कंटिन्यूस कब तक बढ़ती है? तो 8 से 10 वीक तक ये लगातार बढ़ती जाती है। देन रूट ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय सॉइल टाइप, मॉइस्चर, एरेशन एंड इम्पेडियन सॉइल लेयर्स। यहाँ पे सॉइल टाइप कैसी है,
मॉइस्चर कितना है, एरेशन बराबर है कि नहीं है, इम्पेडियल सॉइल उसकी कठोर सॉइल है, कैसी सॉइल है, इन चीज़ों के कारण रूट ग्रोथ आपका इफेक्ट करता है। फिर अपन बात करते हैं नंबर ऑफ फाइबर इन वन सीड, जो एक सीड होता है उसके ऊपर कितने फाइबर लगे हुए होते हैं, तो 60,000 से 80,000 तक आपके सीड के ऊपर जो लिंट है, जो फाइबर है, वह लगा होता है। उसके बाद कॉटन बॉल कितने दिन में आपका पूरी साइज कवर कर लेता है बॉल, वह 90% आपकी साइज जो है 15 से 18 डेज में कवर कर लेता है। कॉटन बॉल मैच्योर साइज इज अटेंड विद इन 25 डेज, जब वह अपनी फ्लावरिंग पूरा कर चुका होगा उसके बाद से कितने दिन में, तो 25 डेज में ये अपना मैच्योर हो जाएगा। देन फर्स्ट पिकिंग कब करनी चाहिए, जब आपके पूरा एरिया में 30 से 35% आपके बॉल जो है वो ओपन हो जाए, जो स्क्वायर है, जो फ्लावर है वह निकल आए, तब आप इसकी पिकिंग कर सकते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बहुत बड़ा पॉइंट है, पर यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू यहाँ पे आपको समझाया है। तो बीटी कॉटन क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है जिसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है, जो कि सॉइल बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेसिस जीन के द्वारा ली जाती है। इसमें क्या होता है, इसकी बहुत सारी सब स्पीसीज होती है, बट इसका जो टॉक्सिक जो सब्सटेंस होता है वह क्या होता है कि केवल इंसेक्ट को मारता है, ना कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को। देन बीटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जापानीज माइक्रोबायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट इशिबता, जो कि 1901 में इसको इन्होंने डिस्कवर किया। उसके बाद 1995 में फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन में किस जीन को कैरी किया गया, क्राइफर्स्ट एसी जीन को इसमें कैरी किया गया। देन इफ दे हैव कंज्यूम्ड सफिशिएंट टॉक्सिन, दैट मीन्स अगर किसी इंसेक्ट ने थोड़ा सा भी टॉक्सिन खा लिया सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में, तो वह 48 से 72 आवर में वह किल हो जाएगा, वह मर जाएगा। देन 81% एरिया जो है वहाँ बीटी कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है अभी प्रेजेंट टाइम में, और 1996 में बीटी कॉटन जो है वह कमर्शियली लेवल पे कल्टीवेट किया गया था। फिर बीटी कॉटन को इंडिया में किसने दिया, तो सीडी माय ने दिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बीटी कॉटन कहा जाता है भारत में। देन अपन बात करते हैं क्वालिटी पैरामीटर ऑफ कॉटन की, कि उसमें क्वालिटी पैरामीटर क्या क्या होते हैं। तो जिनिंग की बात करते हैं। तो जिनिंग क्या होता है, सेपरेशन ऑफ फाइबर लिंट। मैंने बताया ना, सीड के ऊपर जो फाइबर और लिंट होता है उसको निकालने की क्रिया ही जिनिंग कहलाती है। अगर जिनिंग परसेंटेज की बात करें तो जनरल रेंज जो होती है जिनिंग परसेंटेज की 30 से 35% होती है। मीन्स उसमें 1/3 भाग आपका लिंट रहता है, फाइबर रहता है, और 2/3 भाग आपका सीड रहता है। उसमें फिर देखिए गोसिपियम हिरसुटम में तो 33 से 38% तक, अर्बोरियम में 36 से 42% तक, और बारबाडेंस में 28 से 30% तक आपका ये जो लिंट है वह रहता है। उसके बाद अपन बात करते हैं जिनिंग परसेंटेज किससे निकालते हैं, तो वेट ऑफ लिंट, मतलब आपने जो फाइबर निकाला उसका आप वजन कर लीजिए। फिर वेट ऑफ सीड कॉटन, मतलब लिंट का और सीड का दोनों का एक साथ वजन कर लीजिए, और उसके बाद इंटू 100 कर दीजिए, तो आपका जिनिंग परसेंटेज निकल आएगा। देन जिनिंग के बाद क्या करते हैं अपन, जैसे अपन गेहूं के एक बोड़ा बना देते हैं 50-50 kg का, वैसे अपन लिंट जो होता है उसका बेल्स बनाते हैं अपन 170-70 kg का। यह कपास में बनाते हैं। कॉटन में अगर यहीं जूट में बात हो वह 180 kg का होगा, पर अगर कॉटन में बात हो 170 kg का होगा, और उसमें जो बड़े बड़े गट्ठे बनाते हैं उसे बेल्स कहते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट फाइबर क्वालिटी की। तो इसको डिटरमाइन फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा किया जाता है, जो कि लेंथ है, फाइननेस है, स्ट्रेंथ एंड मैच्योरिटी है, उसकी अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो लेंथ जो होती है वह स्टेपल लेंथ क्या होती है, अर्थमेटिक मीन, मतलब एक औसत होता है जो पूरे फाइबर आपकी लंबाई है फाइबर की, उसका एक औसत निकाला गया है, तो उसकी कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड की गई, उसको अपन देखेंगे। और कॉटन की जो लेंथ होती है उसको एरिलोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड की गई है सभी की, कि कौन सा शॉर्ट होता है, कौन सा एक्स्ट्रा लॉन्ग होता है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट की बात करें 20 mm या उससे बिलो, और मीडियम की बात करें तो 20.5 से 24.5, मीडियम लॉन्ग की बात करें तो 25 से 27, और लॉन्ग की बात करें तो 27.5 से 32, और एक्स्ट्रा लॉन्ग जो कि इसको याद ही रखना है 32.5 mm से या उससे ज़्यादा जो आपका स्टेपल लेंथ होती है वह सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉन्ग मानी जाती है। देन अपन फाइननेस की बात करते हैं। एक फाइननेस एक क्वालिटी पैरामीटर है जो कि माइक्रोनायर की वैल्यू पर बेस्ड करता है। उसमें देखें तो वेरी फाइन जो होता है वह 3 से कम होता है, फाइन जो होता है 3 से 3.9 होता है, और
एवरेज जो होता है 4 से 4.9 और कोर्स जो होता है 5 से 5.9 और वेरी कोर्स जो बहुत ही कठोर होता है और जो वेरी कोर्स होता है वह 6 या 6.0 से ज़्यादा होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ कॉटन। तो उसमें आता है तीरक या बैड बॉल। इसमें क्या होता है कि मैच्योर डिफेक्टिव ओपनिंग ऑफ बॉल्स ड्यू टू अर्ली सोइंग, मीन्स आपकी जो बॉल होती है वह डिफेक्ट करती है, वो खराब साइज की होती है, वो खराब दिखने में होती है। क्यों, किस कारण? अर्ली स्विंग अगर आप जल्दी बुआई कर देंगे वाटर की स्ट्रेस के कारण। ये किस में होता है ज़्यादातर? कौन सी मिट्टियों में? लाइट सैंड और एल्कलाइन सॉइल में ये ज़्यादा देखा जाता है, जिसको तीरक या बैड बॉल कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है बैड बॉल मतलब खराब बॉल। उसके बाद अपन बात करते हैं रेड लीफ। नाम से ही पता चल रहा है रेड लीफ मतलब लाल पत्ती, उसकी जो पत्तियां होती है वह लाल कलर की हो जाती है। ये मेनली अमेरिकन कॉटन में देखा जाता है और रेड लीफ हो जाती है और उसकी जो पत्तियां होती है नीचे तरफ झुक जाती हैं और उसके वेन्स में जो ग्रीन कलर होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, वह रेड में कन्वर्ट हो जाता है। देन लिटिल लीफ की बात करें तो लिटिल लीफ नाम से पता चल रहा है छोटी पत्ती, मतलब जिंक की कमी से इसमें छोटी पत्ती का रोग होता है, लिटिल लीफ। उसके बाद क्रिंकल लीफ। क्रिंकल लीफ नाम से पता चल रहा है कि मुड़ी हुई पत्तियां, मतलब ये मैग्नीज की अधिकता से होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट वीड्स ऑफ कॉटन। तो उसमें मेनली 4 हैं, ट्राइएंथिमा है, इकाइनोक्लोबा है और डिग्रारवेंसिस है और साइप्रस स्पीसीज है। इसको कंट्रोल करने की अगर बात करते हैं अपन तो उसके लिए डाईयूरान का यूज किया जाता है। प्री इमर्जेंस और पोस्ट इमर्जेंस दोनों कौन सा है? वह डाईयूरान है। इसको 0.5 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मतलब सक्रिय तत्व का पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज करते हैं। उसके बाद देखें अपन तो कॉटन एक हाईली सेंसिटिव है, मतलब बहुत ही सेंसिटिव किसके लिए होता है? 2,4-D और ग्लाइफोसेट के लिए। ये एक वीडिसाइड है जो कि आप क्रॉप में डालते हैं तो आपकी चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं ये, और ग्लाइफोसेट जो होता है टोटल किलर हर्बिसाइड है। तो इसमें क्या होता है कि पूरी आपकी घास जो होती है वो जल जाती है, तो कॉटन उसके लिए सेंसिटिव होती है। देन वी विल डिस्कस अबाउट इंसेक्ट ऑफ कॉटन। तो उसमें आता है सकिंग पेस्ट और बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स। तो सकिंग पेस्ट में जेसिडा, व्हाइट फ्लाई, एफिड्स और थ्रिप्स आते हैं और बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स में 3 आते हैं, स्पॉटेड बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म और अमेरिकन बॉलवर्म। स्पॉटेड बॉलवर्म क्या होता है कि आपके टर्मिनल सूट को इफेक्ट करता है प्री फ्लावरिंग स्टेज में, और जो पिंक बालवर्म होता है वह मैच्योर कॉटन जो बाल होती है आपकी मैच्योर हो जाती है तब आपका यह इफेक्ट करता है। और जो अमेरिकन बालवर्म होता है यह आपका स्क्वायर फ्लावर, जो फ्लावर जब निकलता है वह तब आपका यह आपके बाल को यह डैमेज करता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट डिजीज ऑफ कॉटन। तो बैक्टीरियल ब्लाइट जो कि जेंथोमोनास मालवेसियरम जो कि मोस्ट सीरियस डिजीज मानी जाती है कॉटन की, इसके द्वारा होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें अपन ने जो जो टॉपिक ऊपर नहीं कवर कर पाए उसको यहाँ पे देखते हैं। तो टॉपिंग ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जब प्लांट आपका 1 से 1.2 मीटर की हाइट पर हो जाए, वह लगभग 80 to 90 डेज में होता है, तो वहाँ से आपको टर्मिनल जो सूट होती है वहाँ से आप उसको तोड़ देंगे, उसकी ब्रांच को तोड़ देंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है प्लांट की वह रुक जाती है, और जो आपकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है जिसमें स्क्वायर और बॉल आपका प्रोड्यूस होता है वह आपका उधर आपकी एनर्जी का फ्लो डाइवर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपके स्क्वायर और बाल की संख्या ज्यादा होती है और बराबर मैच्योर हो जाते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट डिलिंटिंग या डिफ्यूजिंग। इसमें क्या होता है कि जो आपका लिंट होता है जब आपने उसको निकाल लिया तो आपके सीड से बहुत ही बारीक मात्रा में आपके लिंट उससे चिपके रहते हैं, जिसको अपन फज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फज को हटाना या उस बचे हुए लिंट को हटाना ही डिलिंटिंग या डिफजिंग कहलाता है। अगर आप यह प्रोसेस कॉटन में नहीं करेंगे तो आपके जो सीड है वो एक साथ चिपक जाते हैं, जिस कारण आप बराबर बुवाई नहीं कर पाएंगे, आपके उसमें इंसेक्ट लग जाते हैं, आपके उसमें डिजीज या पैथोजन लग जाते हैं। तो इसको हटाने के लिए अपन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, जो कि 1:10 में पानी और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके आपको ट्रीट किया जाता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इसमें देखें अपन तो वहां पे अपन ने देखा तो छोटी पत्ती मतलब लिटिल लीफ रोग जिंक की कमी से हो रहा था, इसलिए अपन यहाँ पे अपन उतना पोटास को प्रेफर नहीं करते, इसलिए अपन उसके स्थान पे जिंक डाल देते हैं। तो इसमें 100 से 120 किलोग्राम अपन नाइट्रोजन, 20 से 30 किलोग्राम आपका फास्फोरस और 15 से 20 किलोग्राम हम जिंक देते हैं। देन अपन बात करते हैं कॉटन क्रॉप में 6 से 8 इरिगेशन देते हैं, जिसके द्वारा 800 से 900 mm वाटर आपको उसमें देना पड़ता है पूरे लाइफ साइकिल में उसके। फिर अपन बात करते हैं कॉटन सीड में 20% तक प्रोटीन होता है और जो लिंट का परसेंटेज होता है वह 33% होता है।
फिर टॉक्सिक पिगमेंट कौन सा होता है, वह गॉसिपॉल होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो जो लॉन्ग आउटर ग्रोथ, जो लंबे फाइबर होते हैं उससे स्टिपल या लिंड कहा जाता है। और जो छोटे, बहुत ही छोटे साइज के, अपन ने वहाँ पे बात की थी, तो जो छोटे साइज के फाइबर होते हैं या लिंट होते हैं उसे फज कहा जाता है। फिर प्लांट पॉपुलेशन अगर बीटी कॉटन में देखें तो 10,000 प्लांट 1 हेक्टेयर में होते हैं। थिनिंग की प्रोसेस देखें तो 15 दिन में की जाती है और 10% सप्लाई किया जाता है एडिबल ऑयल, जो वर्ल्ड का 10% कॉटन के द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद देखें ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट वेराइटी कौन सी है, तो राउंडअप रेडी है। और अगर अपन न्यू वर्ल्ड कॉटन में बात करें तो उसको येलो टेट्राप्लॉइड या एम्फीडिप्लॉइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो आपने 2n बराबर 52 आपने पढ़ा था उसको आप येलो टेट्राप्लॉइड या एम्फीडिप्लॉइड्स भी कह सकते हैं। देन अगर देखें हाइब्रिड का कल्टीवेटेड एरिया कितना है, तो वह 40% है, लगभग हिरसुटम से भी ज्यादा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए, और कॉटन से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हमारे साथ ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।